साथियों, अंग्रेज़ों ने पेशवा बाजीराव और जसवंतराव होलकर के बीच में लड़ाई करवा दी। उसके बाद पेशवा बाजीराव को भगाकर बसई ले गए, जहां पर अंग्रेज़ों ने तलवार के दम पर अकेले पेशवा बाजीराव से सब्सिडियरी संधि पर दस्तखत करवा लिए थे। और वहीं पूना में बाजीराव के एक गोद लिए हुए पुत्र अमृतराव को पेशवा की गद्दी पर बैठा दिया था। अब फिर से अंग्रेज़ ये चाहते थे कि पूना की गद्दी पर बाजीराव इसलिए बैठे क्योंकि बाजीराव ने सब्सिडियरी संधि स्वीकार कर ली थी, जो कि अंग्रेज़ों के हित में थी। इसी के लिए अंग्रेज़ पूना पर हमला करना चाहते थे और इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए मार्च 1803 में अंग्रेज़ों की सेना हरिहर नामक स्थान पर आकर जमा हो गई थी। मार्क्वेस वेलेस्ली स्वयं पूना के पास आ पहुंचा था। वेलेस्ली के पत्रों में लिखा है कि यहाँ तक मामला बढ़ जाने के बाद भी वेलेस्ली इस बात के लिए तैयार था कि यदि पूना में कोई मनुष्य बसई की संधि से अधिक लाभदायक संधि कंपनी के साथ कर लेने को राजी हो तो वेलेस्ली उस समय भी बाजीराव को फिर से अलग कर सकता है। किंतु उस समय की परिस्थिति में उसे बाजीराव से बढ़कर उपयोगी यंत्र मराठा साम्राज्य के अंदर मिल सकना कठिन था। बाजीराव के एक पुराने सेनापति बापूजी गणेश गोखले ने, जो दक्षिणी सरहद पर नियुक्त था, वेलेस्ली से मिलकर दक्षिण के जागीरदारों को वश में करने के लिए अंग्रेज़ों को काफ़ी मदद दी थी। कर्नल वेलेस्ली के पत्रों में गोखले और अंग्रेज़ों की साजिश का जिक्र आता है। उधर बाजीराव अंग्रेज़ों की एक एक बात मान चुका था और बसई में बैठा अधीर हो रहा था। 9 मार्च 1803 को कर्नल वेलेस्ली की विशाल सेना ने हरिहर से प्रस्थान किया और 12 मार्च को तुंगभद्रा नदी पार की थी। ढूंढिया बाघ का पीछा करने के बहाने कर्नल वेलेस्ली ने इस सारे प्रदेश का जो अनुभव प्राप्त कर लिया था, वह इस अवसर पर उसके बहुत काम आया था। भयभीत अथवा धनकृत जागीरदारों ने उसका किसी तरह मुकाबला नहीं किया। साथियों, यहाँ पर मैं आपको बता देना उचित समझता हूँ कि ढूंढिया बाघ टीपू सुल्तान का वो वफादार साथी था जिसने मरते दम तक अंग्रेज़ों की नाक में दम कर रखा था। वहीं पूना के अंदर जसवंतराव और अमृतराव में झगड़ा हो ही चुका था। जसवंतराव बराबर अभी तक अंग्रेज़ों के हाथों में था और अब ठीक मौके पर असहाय अमृतराव को पूना में छोड़कर वह स्वयं अपनी सेना सहित इंदौर की ओर चल दिया था। अमृतराव के पास उस समय केवल 1500 सिपाही थे। मार्ग में जसवंतराव ने न केवल पेशवा के इलाकों में लूट खसोट ही की, वरन कंपनी के परम मित्र निज़ाम के राज्य में घुसकर निज़ाम के इलाके और ख़ासकर औरंगाबाद के नगर को भी लूटा था। निज़ाम ने अंग्रेज़ों से इसकी शिकायत की, किंतु कर्नल वेलेस्ली की विशाल सेना के पूना पहुंचने से पहले रेजिडेंट क्लॉज ने यह अफवाह उड़ा दी थी कि अमृतराव पूना के नगर को आग लगा देना चाहता है। उस समय के इतिहास से पूरी तरह साबित है कि यह अफवाह बिल्कुल झूठी थी और केवल अमृतराव को बदनाम करने के लिए गढ़ी गई थी। 20 अप्रैल सन 1803 को कर्नल वेलेस्ली ने अपनी सेना सहित पूना में प्रवेश किया था। अमृतराव नगर छोड़कर भाग गया। कहा गया कि कर्नल वेलेस्ली की सेना के ऐन मौके पर पहुंचने के कारण पूना का नगर जलने से बच गया। साथियों, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की अफवाहें उस समय उड़ाई जाती थी। उसके बाद 21 अप्रैल 1803 को कर्नल वेलेस्ली ने अपने भाई गवर्नर जनरल वेलेस्ली को पूना से पत्र लिखा कि आम तौर पर स्थिति अच्छी दिखाई देती है। मैं समझता हूँ कि अंत में जो आप चाहते हैं वही होगा। जिन सरदारों के हमारे विरुद्ध मिल जाने की बाबत हम इतना कुछ सुन चुके हैं, उन्होंने हमें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया। उन्होंने मिलकर हम पर हमला करना तो दूर रहा, अभी तक वे अपने आपस के झगड़े भी तय नहीं कर पाए हैं। साथियों, यह भारतीयों की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही थी कि वो आपस में लड़ते रहे। निसंदेह वेलेस्ली इन आपस के झगड़ों को पैदा करा देने में चिर अभ्यस्त था और ये सारा काम अंग्रेज़ों द्वारा ही किया गया था। बाजीराव को फिर से गद्दी पर बैठाने के लिए अब पूना में सारी तैयारी हो चुकी थी। 27 अप्रैल 1803 को गवर्नर जनरल की आज्ञा पाकर कर्नल मरे के अधीन कंपनी के लगभग 2300 सैनिक, जिनमें आधे हिंदुस्तानी और आधे अंग्रेज थे, तथा कर्नल क्लॉज, सबको साथ लेकर बाजीराव ने बसई से कूच किया और 13 मई को पूना में प्रवेश करके उसी दिन अपने विदेशी मित्रों की सहायता से एक बार फिर पेशवा की गद्दी पर बैठकर अपने मुख्य मुख्य नौकरों और सरदारों से नज़ीरें ली थी। अंग्रेज़ कंपनी ने जो कुछ खर्च बाजीराव के लिए किया था, उसके एवज में पेशवा के राज का कुछ हिस्सा इस समय कंपनी को मिल गया और कंपनी की सब्सिडियरी सेना
मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना में कायम हो गई थी। साथियों, गवर्नर जनरल मार्क्वेस वेलेस्ली और उसके साथियों की इच्छा अब पूरी हो गई थी, किंतु महाराष्ट्र भर में अथवा पूना में बहुत कम लोग ऐसे थे जिन्होंने इस कार्रवाई में वास्तविक उत्साह अनुभव किया हो अथवा उसे मराठा साम्राज्य के लिए अपमानजनक और भविष्य के लिए अशुभ सूचक न समझा हो। पेशवा बाजीराव के पुनर्अभिषेक के संबंध में इतिहास लेखक जेम्स मिल ने लिखा है कि शायद मानव प्रकृति के साथ इससे घोर पाप दूसरा कोई नहीं किया जा सकता कि विदेशी सेनाओं के बल और विदेशी शासकों की खुशी या उनके फायदे के लिए किसी कौम पर ज़बरदस्ती एक ऐसी गवर्नमेंट लाद दी जाए जिसमें इस तरह के आदमी हो या जो इस तरह के सिद्धांतों पर कायम हो जिन्हें वह जाति अपने अनुभव से बुरा समझकर त्याग चुकी हो, या जिन्हें वह इसलिए पसंद नहीं करती कि उसे उनसे अच्छे मनुष्यों या उनसे अच्छे सिद्धांतों का अनुभव हो चुका है या उनकी आशा है। साथियों, 24 दिसंबर सन 1802 को मार्क्वेस वेलेस्ली इंग्लिस्तान के शासकों को लिख चुका था कि जिस तरह की सैनिक संधियां मैं मराठा नरेशों के साथ करना चाहता हूं, वे भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह मजबूत कर लेने के लिए और भारत की भावी शांति के लिए आवश्यक हैं। इस पर जेम्स मिल ने लिखा था कि भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह मजबूत कर सकना और भावी शांति की स्थापना कर सकना दोनों उस समय तक असंभव थे जब तक कि मराठा ताकत के मुंह में काफ़ी लगाम न दे दी जाए। साथियों, रॉबर्ट क्लाइव के समय से इस बात की अनेक मिसालें मिलती हैं जिनमें अंग्रेज़ों ने न केवल अपने स्वार्थ के लिए न्याय अन्याय अथवा प्रजा के नफ़े नुकसान या उसकी इच्छाओं की खाक परवाह न करते हुए एक अयोग्य, अनधिकारी और दुराचारी आदमी को अपनी चालों या संगीनों के बल पर किसी रियासत की गद्दी पर बिठाने का प्रयत्न किया हो। साथियों, असहाय बाजीराव पेशवा की गद्दी पर बैठ तो गया था, लेकिन उसके बाद अंग्रेज़ों ने उसके साथ क्या किया था, इसकी एक विस्तृत और पूरी जानकारी मैं आपको आने वाली अगली वीडियोज़ में दूंगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।